गुड इवनिंग बच्चों। सो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है कपल। इससे पहले जो हमने वीडियो डाली थी पार्ट 0 करके, या फिर उस वीडियो को हम कह सकते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट था फोर्स चैप्टर 1 का। फोर्स जो कि चैप्टर 1 है आईसीएसई बोर्ड का क्लास 10th का। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है कपल। ओके। तो हमने जो कल लास्ट टाइम जो बताया था उसमें मोमेंट ऑफ फोर्स बताया था, उसमें हमने कुछ चीजें बताई थी। जैसे कि आपका फोर्स लगता है तो फोर्स डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है। बॉडी अगर पाइवोटेड है तो रोटेट करती है, पाइवोटेड नहीं है तो रोटेट करती है। रिजिड बॉडी, नॉन रिजिड बॉडी, इसमें ऐसे कुछ सारे कंसेप्ट दिए थे मैंने। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है कपल। 3 बार बोल चुका मैं, आज स्टार्ट करने वाले हैं कपल। चलो तो चौथी बार में हम स्टार्ट करते हैं कपल। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कपल से एक चीज एकदम से आती है, क्या? कपल मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, है ना? वो वाला कपल नहीं। ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कपल होता है ना, वो वाला कपल नहीं है, ये फिजिक्स वाला कपल है। ठीक है। हाँ, लेकिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले कॉन्सेप्ट से हम याद रख सकते हैं। ठीक है ना, कि कपल नाम का कोई कॉन्सेप्ट हमने फिजिक्स में पढ़ा था। अच्छा, तो कपल होता क्या है? देखो, अक्सर करके कपल में और मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर जिसको हम टॉर्क बोलते हैं उसमें अक्सर करके बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है। क्यों रहते हैं? क्योंकि हम ऐसा पढ़ते हैं कि जो आपका टॉर्क रहता है उसमें कोई भी बॉडी अगर यहाँ पे पाइवोटेड है, ठीक है, तो यहाँ एक फोर्स लगता है और ये बॉडी क्या करती है? बॉडी रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। सारी चीजें पढ़ते हैं। कपल में भी हम कुछ ऐसा ही पढ़ते हैं। जो कपल होता है, बस फर्क क्या है कि यहाँ पे जो फोर्स लगते हैं वो दो लगते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं वो फोर्स लगता है वो एक लगता है। हम कुछ ऐसा पढ़ते हैं। ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझना। अच्छा, कपल में चलो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। कपल में क्या रहता है? कपल में भी बॉडी पाइवोटेड रहती है। ठीक है। ये जो रहता है वो पॉइंट ऑफ पाइवोटेड रहता है। यहाँ पे एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट रहता है। ओके। सो कपल में हम क्या पढ़ते हैं कि जो फोर्स लगते हैं वो आपके दो फोर्स लगते हैं। बस फर्क यहाँ पे क्या रहता है कि जो फोर्स होते हैं इसमें एक तो जो डायरेक्शन होता है फोर्स का वो अपोजिट रहता है। ठीक है। दूसरी चीज, इन दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होता है, क्या? मैग्नीट्यूड जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है। मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। तो कुल मिला के बात कहने की ये है कि कपल वाला जब हम केस पढ़ते हैं तो उसमें जब आपकी बॉडी कोई भी रोटेट करती है तो उसमें इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं। ठीक है। अब आप कह सकते हो कि भाई बॉडी तो आपकी यहां भी रोटेट कर रही है और बॉडी आपकी टॉर्क में यहां भी रोटेट कर रही है, तो इन दोनों में फर्क क्या है? ठीक है। देखो, इन दोनों में फर्क क्या है? बेसिक चीज समझो कि ये जो बॉडी है वो पाइवोटेड है एक जगह पे, जो कि एट द एंड ये क्या है? आपका एंड पॉइंट है। यहाँ पे जो बॉडी है आपकी वो पाइवोटेड रहती है। लेकिन जो कपल में है, कपल में जो बॉडी पाइवोटेड है वो क्या है? मिड पॉइंट पे पाइवोटेड रहती है। मिड पॉइंट में नहीं तो हो सकता है वो यहाँ पॉइंट पे यहाँ पाइवोटेड रहे। तो ये जो कॉन्सेप्ट हम समझेंगे वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से समझेंगे। लेकिन उस केस में भी हमें क्या लगता है कि दो फोर्सेस लगते हैं। ठीक है। चलो भाई, बात तो समझ में आई, लेकिन आधी आधी बात समझ में आई, तो पूरी बात समझते हैं। देखो, होता क्या है कि जब भी कभी टॉर्क की जब हम बात करते हैं और वहां पे जब हमारी बॉडी रोटेट करती है तो कायदे में वहां पे भी दो फोर्स लगते हैं। हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ऐसा ही यहां होता है। बट फर्क क्या है? फर्क ये है कि जब भी कभी हम टॉर्क पढ़ते हैं, यहां टॉर्क वाला एक डायग्राम बना लेते हैं अच्छा सा। मान लिया ये आपकी कोई बॉडी है। ठीक है। ये जो है ना, ये है आपका पाइवोटेड पॉइंट। पाइवोटेड पॉइंट, ठीक है ना? तो यहां पे जब फोर्स लगता है, यहां पे क्या लग रहा है? आपका एक फोर्स लग रहा है। तो ये जो फोर्स है वो एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स है। ये जो फोर्स है वो कौन सा है? एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स है ये वाला।
ठीक है, बात समझ में आई। ये जो फोर्स है वो आपका एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स है। तो इस एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स की वजह से इसका जो फोर्स ऑफ रिएक्शन है, फोर्स ऑफ रिएक्शन को मैं FOR से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो यहां लगता है। मतलब कि अगर आपका फोर्स इधर लग रहा है तो यहां पे भी एक इंटरनल फोर्स लगता है, वो इधर लगता है, ठीक है ना, तभी तो ये बॉडी मूव करती है, ठीक है। तो टॉर्क में कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। कपल में क्या होता है, कपल में जो फोर्स लगता है यहां पे भी एक्सटर्नल फोर्स लगता है, लेकिन यहां पे एक ही बार में दो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स लगते हैं, ठीक है, जो कि मैं बता चुका हूं। एक आपका इधर लग रहा है और दूसरा आपका इधर लग रहा है, ठीक है, बात समझ में आई। चलो, बहुत अच्छी बात। तो ये हो गया आपका कपल का कॉन्सेप्ट और ये हो गया आपका टॉर्क का कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसमें जो सिमिलरिटी है वो क्या है कि जो आपका टॉर्क का यूनिट रहता है वो आपका कपल का यूनिट रहता है, ठीक है। तो टॉर्क जो है ना, टॉर्क है आपका मेन टॉपिक। अच्छा, कुछ जो केसेस होते हैं जैसे कि डोर का खुलना, ठीक है, तो वहां पे हम कपल कह सकते हैं, वहां पे हम कपल कह सकते हैं, ठीक है ना, और टॉर्क भी कह सकते हैं। लेकिन कुछ अलग भी केसेस होते हैं जहां पे कि हम सिर्फ कपल कह सकते हैं, टॉर्क नहीं कह सकते। बात थोड़ा समझ में नहीं है, चलो थोड़ा सा डायग्राम के जरिए अपन समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम सब ने रिंच देखी है, कार की रिंच होती है इस तरीके की, इस तरीके की, यहां पे बोल्ट लगता है इस जगह पर, इस जगह पर, और यहाँ इस तरीके से रहता है, ठीक है। चलो थोड़ा सा ये क्लियर है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिक इसको क्या बोलते हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिजिक्स वाले इसको कार रिंच बोलते हैं इस तरीके से। कुछ हिंदी वर्ड्स पाना वगैरह समथिंग होता है, वो मुझे नहीं पता। तो कार रिंच ऐसे समझो, ठीक है। तो अब इस केस में आपका कपल लगता है, कैसे लगता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने बोल्ट को यहां फंसा दिया, यहां पे आपने क्या किया, आपको एक ट्रक या फिर कोई भी कार है उसका बोल्ट आपको ओपन करना है। आप क्या करोगे, एक फोर्स इधर लगाओगे और एक फोर्स इधर लगाओगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये है आपका एग्जाम्पल ऑफ कपल। चलो, ये समझ में नहीं आया तो एक और एग्जाम्पल देते हैं, जो हम एक और तरीके की रेंज होती है जो खास करके ट्रक्स में यूज होती है। कौन सी वाली होती है वो समझते हैं, अभी एक डायग्राम बनाते हैं इसका। छोटा कर लेते हैं। चलो इतनी रखते हैं। तो ये भी एक तरीके की रेंज होती है, ये क्या है, ये भी आप एक आपकी एक कार रेंज है, ठीक है। हाँ, इस तरीके के बोल्ट कम होते हैं, ठीक है, लेकिन चलो ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि इस तरीके की बोल्ट की कुछ शेप है, इस पेंटागन पेंटागन शेप, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे मान लिया एक बोल्ट आपने फंसा दिया। अब यहाँ पे मैं आपको दो चीजें बताऊंगा, कपल कैसे काम करता है और टॉर्क कैसे काम करता है, ठीक है। मान लिया हमने यहाँ पे एक बोल्ट फंसा दिया, अब वो जो बोल्ट है वो हमें ओपन करना है। तो कैसे ओपन करोगे आप, एक फोर्स आपका इधर लगेगा, एक फोर्स आपका इधर लगेगा, ठीक है ना। तो इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कपल की। जब भी कभी आपका जो फोर्स लगता है वो साइमल्टेनियसली दो फोर्स लगते हैं और वो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका कपल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, वहीं पे अगर हमने एक केस ले लिया कि जो बोल्ट है हमारा वो इस जगह पर नहीं है, बोल्ट हमारा किस जगह पर है, चलो ये कार रेंज तो लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है। अब हमने मान लिया जो बोल्ट है वो हमारा इस जगह पर है। अब क्या हो गया, अब ये होते हो कपल के केस में जो ये वाला पॉइंट था वो क्या था, हमारा पाइवोटेड मान लिया था हमने, ठीक है। अब टॉर्क के केस में क्या करते हैं, हमने अगर बोल्ट यहां लगा दिया तो ये वाला पॉइंट हो गया पाइवोटेड। पाइवोटेड किसके लिए, फॉर टॉर्क, ठीक है।
तो अब इसको अगर ओपन करना है तो हम एक फोर्स लगाएंगे इस तरीके से और इसको घुमा देंगे, ये खुल जाएगा। लेकिन कायदे में कपल में हमें दिख रहा था कि दो एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स लग रहे थे, यहाँ पे भी एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स दो ही होते हैं, लेकिन एक तो फोर्स ऑफ रिएक्शन लगता है यहाँ पे पाइवोटेड पॉइंट पे आपका फोर्स ऑफ रिएक्शन लगता है, और यहाँ पे आपका एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स लगता है। आई होप यहां तक बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कपल का और टॉर्क का कॉन्सेप्ट। अच्छा, और बाकी की चीजें देखते हैं कि कपल कहाँ कहाँ यूज होता है। अच्छा, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जब कपल हम तब यूज करते हैं जब हमें बहुत ही ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है, लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके से सही नहीं है। अब जैसे मान लिया कि आपके ना जो ट्रक है उसमें दो तरीके के बोल्ट है, ठीक है, एक ये वाला बोल्ट है और एक ये वाला बोल्ट है। अब ऑब्वियस सी बात है कि आपको फोर्स यहाँ पे खोलने के लगेगा, उतना फोर्स आपको यहाँ भी लगेगा। बस यहाँ पर टॉर्क का कॉन्सेप्ट लग रहा है, यहाँ पे कपल का कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो ऐसा भी बोल देते हैं कुछ बुक्स में कि कपल आपका बहुत बड़े बड़े जब फोर्सेस को यूज होता है तो वहां पे आपका कपल का यूज होता है, ठीक है। चलो, जो डेली लाइफ में हम कपल कहाँ यूज करते हैं, मान लिया आपके घर में आप कोल्ड ड्रिंक लेकर आए, ठीक है ना, तो कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन ओपन करना है। तो आप कोल्ड ड्रिंक का जब ढक्कन ओपन करते हो क्या करते हो, दो तरीके के फोर्स लगते हैं, एक तो फिंगर से आप फोर्स लगा रहे हो और एक थंब से फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि आपका कपल है, दो तरीके दो फोर्स लग रहे हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। चलो, जैसे कि ताला होता है, ठीक है, ताला ओपन करते हो आप, तो ताले की जो चाबी होती है उसमें भी आप घुमाते हो, तो वहां पे भी आपका कपल लगता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ट्रक का ही एग्जांपल लिया था, ठीक है, तो ट्रक की जो स्टीयरिंग होती है, अच्छा ट्रक की स्टीयरिंग ही नहीं, जैसे कार की स्टीयरिंग है, उसमें भी हम कपल का ही यूज करते हैं। ऐसे करके कार चलाते हैं ना हम, तो क्या होता है, एक फोर्स इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ बहुत हैवी ड्राइवर होते हैं, जो आजकल इंस्टा और यूट्यूब पर बहुत हैवी ड्राइवर आ रहे हैं, वो आपका उंगली से नचा देते हैं, तो वहां पे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट बिल्कुल गड़बड़ कर देते हैं वो लोग, ठीक है। सरकास्टिकली था ये, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट वहां भी खत्म नहीं होते वैसे, ठीक है। ट्रक का आप स्टीयरिंग ले लो, वहां पे ज्यादातर लोग कपल यूज करते हैं, लोगों को पता भी नहीं है लेकिन कपल यूज होता है वहां पे, ठीक है। तो ये है आपका कपल और टॉर्क में फर्क। तो बात समझ में आ गई होगी यहां तक कपल और टॉर्क का। चलो, तो अब हम यहां से पढ़ते हैं मोमेंट ऑफ कपल, जैसे कि हमने मोमेंट ऑफ टॉर्क पढ़ा था। मोमेंट ऑफ टॉर्क आई होप याद होगा आप सबको, और अगर नहीं याद, अगर बाई चांस भूल गए तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके वहां पे चीजों को समझ सकते हो। और मान लिया कभी कभी वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती तो वहां पे आप प्लेबैक स्पीड बढ़ा के और देख सकते हो, अगर आप उस वीडियो को पहले देख चुके हो, ठीक है। तो अब समझते हैं मोमेंट ऑफ कपल। क्या? मोमेंट ऑफ कपल। जैसे हमने मोमेंट ऑफ टॉर्क पढ़ा था, एक इस तरीके का कुछ गड़बड़ सा डायग्राम बनाया था और यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया था, एक इस तरीके का आपका फोर्स लग रहा था, ठीक है। ऐसे करके हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप वहां पे जाके पढ़ लेंगे। ऐसे ही मोमेंट ऑफ कपल रहता है, ठीक है। मोमेंट ऑफ कपल में क्या रहता है, अच्छा, जो रिजिड बॉडी और नॉन रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट है वो टॉर्क और कपल में सेम रहता है, तो वहां से कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मोमेंट ऑफ कपल इसको समझते हैं। चलो, तो जैसा कि मैंने बताया कि जैसे कपल की यूनिट है और टॉर्क की यूनिट है वो सेम रहती है, ओके। तो मान लिया ये हमारी एक बड़ा सा एक भी स्टिक ले ली, या कुछ भी सपोर्ट ले लिया, ठीक है, और ये जो आपका पॉइंट है वो मान लिया, ये जो है आपका पॉइंट वो है ओ पॉइंट, क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, इस स्टिक को घुमाना है। अब जब इस स्टिक को घुमाऊंगा तो इसमें ऑब्वियस सी बात है, जब ये मेरी यहाँ पे पाइवोटेड है, इस जगह पे मेरी क्या है, ये पाइवोटेड है, ठीक है। तो इसको मैंने मान लिया ए पॉइंट और इसको मैंने मान लिया बी पॉइंट। अब जब मुझे इसको रोटेट करना होगा, तो रोटेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस पे फोर्स लगाऊंगा। तो फोर्स कैसे लगाऊंगा, जैसा कि मैंने बताया, एक फोर्स आपका इधर लगेगा, इधर, तो इस डायरेक्शन में तो नहीं लगेगा, वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इधर लगेगा, और एक फोर्स आपका इधर लगेगा। बात समझ में आ रही है? यहां तक आपके दो तरीके के फोर्स लगेंगे, ठीक है। तो हम यहां से एक चीज कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि जो यहां तक जो फोर्स लग रहा है वो मान लिया एफ, हाँ ठीक है, एक एफ फोर्स लग रहा है, और यहां तक एक फोर्स लग रहा है, वो भी आपका एफ फोर्स लग रहा है,
क्यों क्यों मैंने एफ एफ लिया है दोनों को? क्योंकि मैंने बोला फोर्स इक्वल है बट मैग्नीट्यूड अपोजिट है। ठीक है, चलो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब अगर मैं मोमेंट ऑफ फोर्स इस ए पॉइंट पे निकालूं और मोमेंट ऑफ फोर्स इस बी पॉइंट पे निकालूं, ठीक है, तो क्या होगा अगर मैं इस पॉइंट पे क्या मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए निकालता हूं। मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब अगर मैं इतनी चीज लेता हूं उसका मतलब क्या, ये अब अभी टॉर्क जैसा काम कर रहा है। मैंने अभी क्या किया, इतनी चीज ले रही है। ठीक है, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया है मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए पॉइंट। बात समझ में आ रही है? तो कितना हो जाएगा मोमेंट ऑफ फोर्स, यहां से मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू क्या, यहां तक का डिस्टेंस कितना है ओ ए, और इस पर फोर्स कितना लग रहा है एफ, तो मैं लिख सकता हूं एफ इंटू ओ। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, पहली इक्वेशन बन गई हमारी। अच्छा, अब मुझे ये बताओ ये जो यहाँ पे डायरेक्शन है वो कैसा है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? मैंने बताया था कि ऐसे करके आपका क्लॉक है। ठीक है, क्लॉक है आपका, इधर है आपका 12, इधर है 3, इधर है 6 और इधर है 9। ठीक है, मान लिया इस तरीके की नीडल है। ठीक है, इधर मूव कर रही है और इधर, मैं इस केस से रिलेट करके आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये जो मेरी नीडल है वो यहाँ पे, इस जगह पे आपकी नीडल है। ठीक है, तो एक फोर्स आपका इधर लग रहा है और एक फोर्स आपका इधर लग रहा है, तो ये क्या है, इसको क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज को मैं ए सी लिख देता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बात समझ में आई? ये क्या हो रहा है, ये भी तो उल्टा जा रहा है, इधर जा रहा है ना, इधर। क्लॉक का डायरेक्शन तो इधर होता है ना, समझ में आ रहा है? क्लॉक का डायरेक्शन तो ये होता है ना, और ये किधर जा रहा है। चलो थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम बना लेते हैं, आई होप समझ में आ भी गया होगा। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इधर क्या है, एफ। ठीक है, ये है इस तरीके से। ठीक है, आपका एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स आपका इधर लग रहा है। ठीक है, तो मान लिया इधर 12 है, इधर 6 है, इधर 3 है, इधर 9 है। तो क्लॉक का डायरेक्शन क्या होता है, इस तरीके का, इधर। लेकिन हम जा किधर रहे हैं, हम जा रहे हैं इधर। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज और ये हो गया आपका क्लॉकवाइज, तो ये है एंटी क्लॉकवाइज। चलो अब टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। अब अगर मैं मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट बी निकालता हूं, अगर मैं यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स एट बी निकालता हूं, ठीक है, क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, मोमेंट ऑफ फोर्स की बात कर रहा हूं। अभी मैंने क्या बोला था, मैं अभी इतना वाला पार्ट कंसिडर कर रहा हूं, ये वाला पार्ट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, टॉर्क वाला या मोमेंट ऑफ फोर्स वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया। सिमिलरली मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट कंसीडर कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट बी एफ इंटू ओ बी। क्या है ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्या करेंगे हम, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दें तो ऐड करके क्या मिलेगा, देखो फोर्स तो हमारा सेम है, फोर्स तो हमारा सेम है ही, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ इंटू ओ ए प्लस ओ बी। बात समझ में आ रही है यहां तक, ओ ए प्लस ओ बी, एंड दिस ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस ओ ए एंड दिस ओ बी इज इक्वल्स टू ए बी। सो हम यहां से लिख सकते हैं एफ इंटू ए बी। ठीक है, ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ कपल। चलो या फिर सॉरी ओ बी है क्या, ए बी है, सॉरी ये ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए प्लस ओ बी। अच्छा ये मैंने मिस्टेक कर दिया, ये आपका ए बी रहेगा ना, ए। बात समझ में आ रही? तो ये आपका सही तो लिखा है। चलो ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर हो जानी चाहिए, एफ इंटू ए बी। चलो, और ये जो ए बी है ये क्या है, ये डिस्टेंस है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं एफ इंटू टी। अब अगर मैं यहां से इसकी ऐसा यूनिट निकालूं, ऐसा यूनिट के लिए, ऐसा यूनिट को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं प्रीवियस वीडियो में, लेकिन अब यहाँ पे हम कपल की बात करें तो एक बार देख लेते हैं इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी। फोर्स क्या है, न्यूटन, डी क्या है, मीटर। तो न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ कपल। तो यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। चलो, अब अगर हम मोमेंट ऑफ कपल को एक सिंपल भाषा में अगर डिफाइन करें तो कैसे कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ कपल अगर हम इसको समराइज करें, ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमें इसको समराइज करना है। अच्छा, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है और समझना चाह रहे हो, चलो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो और समझो इस चीज को। ठीक है, चलो
अच्छा मैं एक चीज बताता हूँ कि मैं ये जो इसको रफ वे में लिखता हूँ, इसको एक चीज समझो कि आजकल क्या होता जा रहा है स्टूडेंट्स में, वो जो उनको टीचर्स ने पढ़ा दिया वो उसको पढ़ के बैठ जाते हैं। आपको क्या करना है कि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ो, उसके साथ साथ जो बुक आपको प्रिस्क्राइब्ड है उन बुक को भी साथ के साथ रीड करो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये पढ़ा है आपको, अब इसका जो टॉपिक है आईसीएसई बुक में, मैंने आपको लास्ट टाइम एक वीडियो बनाते टाइम आईसीएसई बुक की बुक दिखाई हुई थी कि मैं ये कौन सी बुक पढ़ा रहा हूँ, और कॉमन बुक है आईसीएसई, तो उसमें दिखाने की ऐसा जरूरत भी नहीं है। तो उस बुक को पढ़ो, पढ़ के समझो कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, रिलेट करो उस चीज को। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो तो ये तो हो गया थोड़ा सा मोटिवेशन, अभी थोड़ा सा समझते हैं और चलो। तो मोमेंट ऑफ कपल, तो फिर हम यहां से मोमेंट ऑफ कपल को मैं एमओसी लिख देता हूँ। मोमेंट ऑफ फोर्स को मैंने मोमेंट ऑफ एमओएफ लिखा था, मोमेंट ऑफ कपल को एमओसी लिख दिया। मोमेंट ऑफ कपल को हम क्या क्या आया था, हमारा फॉर्मूला आया था एफ इंटू डी, एंड दिस डी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी, ये था। और ये जो ओ ए प्लस ओ बी था ये किसके बराबर हो गया था, ये हो गया था ए बी के बराबर। ठीक है, तो हम यहां से एक चीज कह सकते हैं, और ये जो फोर्स था, फोर्स तो दोनों सेम थे तो हमने ईदर फोर्स ले लिया, मतलब कोई भी एक फोर्स। तो मोमेंट ऑफ कपल हम एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ ईदर फोर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो यही सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की हैं, कपल हो गया, मोमेंट ऑफ कपल हो गया, टॉर्क एक्सप्लेन कर दिया। तो चलो ये सारी चीजें क्लियर है। अब समझते हैं हम इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। क्या रहता है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज? बहुत सिंपल सा है, कुछ बहुत ज्यादा टफ नहीं है ये भी। इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज, ठीक है, क्या रहता है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज? देखो जैसे कि हमने अभी तक मोशन पढ़ा था, ठीक है ना, कि ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। तो मैंने बताया था अगर कोई एक बॉडी आपकी फ्री बॉडी है और अगर आप उस पर एक फोर्स लगा रहे हो, फोर्स क्या है, एज अ पुश और पुल, पुश कर रहे हो या फिर पुल कर रहे हो, और अगर वो फ्री है तो क्या करेगी, मान लिया आपने सामने फोर्स लगाया तो फॉरवर्ड मूव करेगी, इधर लगाया बैकवर्ड, लेफ्ट राइट अप डाउन ऐसे करके वो मूव करती है। किसमें? ट्रांसलेशनल मोशन में ऐसा होता है। और उस केस में जो बॉडी होती है वो आपकी पाइवोटेड नहीं होती है, ठीक है। ऐसे ही रोटेशनल मोशन में क्या होता है, अगर आपकी बॉडी पाइवोटेड है और रिजिड भी है तो वो एक पॉइंट को, मान लिया ये बॉडी है, ये यहाँ पे सॉरी छूट मत भाई, ये यहाँ पे खड़ी हुई है या फिर यहाँ पाइवोटेड है, मैंने इसमें फोर्स लगाया तो क्या करिए, रोटेट कर रही है। तो अब बात आती है कि ये जो मैं सारी चीजें बता रहा हूं, जो मैं पहले वीडियो में कवर कर चुका हूं, इसका इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी से मतलब क्या है? देखो इक्विलिब्रियम कहता है कि अगर आप किसी भी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो, मान लिया वो बॉडी आपकी ट्रांसलेशनल मोशन में, मतलब कि आपका सीधी सीधी मूव करती जा रही है, या फिर मान लिया रोटेशनल मोशन भी कर रही है, रोटेटरी मोशन कर रही है, ठीक है, तो आप उस पर कितने भी फोर्सेस लगाओ, सारे फोर्सेस का सम उस पर जीरो हो। मतलब कहने का ये है कि आप उस जितने भी फोर्स लगा रहे हो उनका जो सारे फोर्सेस का जो एल्जेब्रिक सम है, अगर वो जीरो होता है तो उस बॉडी को हम कहते हैं दैट बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। नहीं समझ में आया? मान लिया कि जैसे कि ये स्मार्ट बोर्ड है, ये स्मार्ट बोर्ड है, ठीक है, अभी मैं आप इस पर कुछ भी कर लूं, कुछ भी फोर्स लगाऊं, तोड़ दूं फोड़ दूं कुछ भी करूं, अगर ये बोर्ड यहीं पे चिपका रहता है ऐसे के ऐसे ही, ठीक है, तो ये बोर्ड क्या है, ये बोर्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन में। अभी मैं बताऊंगा कि कौन सा इक्विलिब्रियम, देयर आर टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। या फिर कोई बॉडी है, कोई बॉडी मूव कर रही है, फॉर एग्जांपल घर का आपका पंखा है, ठीक है, वो मूव कर रहा है, ठीक है ना। घर का पंखा तो अगर आपने कोई डंडा वगैरह फंसा दिया या कुछ भी तो रुक जाता है। कोई ऐसी कंडीशन लो, फॉर एग्जाम्पल ट्रक है या कोई भी गाड़ी है या ट्रेन है मान लिया, ठीक है, ट्रेन के सामने गाय आ जाए, बैल आ जाए, कुछ भी, अगर वो मूव कर रही है तो कर ही रही है, वो रुकती नहीं है। समझ में आ रहा है? तो कोई भी बॉडी, अच्छा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सिंपल सम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है आपका, अगर कोई बॉडी चल रही है तो चलती रहेगी, रुकी है तो रुकी रहेगी,
ठीक है, जब तक कि उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। यहाँ पे क्या इक्विलिब्रियम के केस में कि आप उस पर कितने भी फोर्सेस लगाओ, कितने भी आपने फोर्स, तो सारे फोर्सेस का जब आप सम करोगे और अगर वो जीरो रहता है तो दैट बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। बात समझ में आई? चलो, तो इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज में दो तरीके की होता है। क्या क्या? एक रहता है आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम, और दूसरा आपका रहता है कौन सा? स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। समझ में आई? ये क्या है? ये है आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम। बात समझ में आई? ठीक, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम और ये डायनामिक। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब सिंपल सी भाषा में एक्सप्लेन करो तो कोई भी बॉडी रेस्ट पे है और उसको कितना भी मार लो पीट लो वो वहां से नहीं हटने वाली। ठीक है, तो वो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम, कोई अगर आदमी है, ठीक है, जैसे दो बैल देखे होंगे आपने सड़क पे। अच्छा, एग्जांपल सिर्फ रिलेट करने के लिए, दो बैल देखे होंगे कभी इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे वीडियोस में देखा होगा, दो बैल अगर आपके लड़ रहे हैं, वो लड़ते ही रहेंगे, आप उनको चाहे डंडा मारो, चाहे आपकी गाड़ी खड़ी है टूट जाए, उनको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कुछ भी करो वो नहीं रुकने वाले। ठीक है, उनको अपनी लड़ाई करनी है। तो आप उसको सिंपल से केस में समझ सकते हो, वो क्या है आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, ऐसा ही आप बेसिक जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट है उसमें भी रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम आई होप समझ में आ गया होगा। चलो, अब इसके बाद देखते हैं कि फैक्टर्स ऑन विच दिस इक्विलिब्रियम डिपेंड्स, कि ये फैक्टर्स किस किस कैसे पता होता है कि हाँ ये जो कंडीशन है वो इक्विलिब्रियम की ही है। चलो देखते हैं, इसको जरा साइड में कर देते हैं। चलो, तो अभी हमें इक्विलिब्रियम, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, ये सब ये समझ में आ गया। स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, डायनामिक इक्विलिब्रियम है, दीज आर द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब व्हाट आर द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम? अब इक्विलिब्रियम समझाते टाइम मैं बता चुका हूँ कंडीशन इक्विलिब्रियम की क्या है, फिर भी हम एक बार टीचर को इम्प्रेस करने के लिए, एग्जाम में नंबर लिखने के लिए एक बढ़िया सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी इक्वल टू जीरो। बात समझ में आई? जैसे कि कोचिंग क्लास में जो चेयर पड़ी हुई होती है, ठीक है, अब उस चेयर पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, मान लिया आप क्लास में बैठे हुए हो, अब आप बैठ गए, आप एक फोर्स लगा रहे हो, एयर प्रेशर लग रहा है। ठीक है, तो वो जो बहुत सारे फोर्स, ग्रेविटी लग रही है, लेकिन वो चेयर नहीं हिल रही, चेयर अपनी जगह पे है, तो वो क्या है? आपकी चेयर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। वो जो बेल वाला एग्जाम्पल दिया था उसको आप डायनामिक इक्विलिब्रियम में ले सकते हो। ठीक है ना? अच्छा, बेल वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा सिर्फ रिलेट करने के लिए, चीज़ों को समझ सको। ठीक है, कोई भी ट्रेन है, ट्रेन का ले सकते हो आप, ट्रेन की स्पीड कम होगी लेकिन रुकेगी नहीं। ठीक है ना? तो वो क्या आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम है। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई बॉडी आपकी मूव कर रही है, रोटेटरी मोशन में है, ठीक है ना, तो एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन शुड बी जीरो। मतलब कि एक जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है, मान ले ये है, इस पे आपका कितना भी जो फोर्सेस लग रहे हैं उनका जो एल्जेब्रिक सम है वो जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। एक दो नंबर में कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है तो आप वहां पे लिख सकते हो। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलो, अभी अपन चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट एक बहुत सिंपल सी भाषा में डिफाइन करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, देखो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन, मतलब मैंने एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन के बारे में बताया था। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट आपका ये कहता है कि जब भी कभी आपका सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज ये बराबर हो जाए किसके? सम ऑफ क्लॉकवाइज के, सम ऑफ,
क्लॉकवाइज क्या, मोमेंट, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज क्या, मोमेंट। बात समझ में आई? तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कि जब भी आपका सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट जब बराबर हो जाए, ठीक है। ये तो कुछ नहीं, सिंपल सा टॉपिक था। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो अभी हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आई होप ये अच्छा, अगर समझ में नहीं आता है, अगर मान लिया समझ में नहीं आया आपको, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं उस टॉपिक पे अलग से फिर से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बट बहुत सिंपल सा तरीका है, इतना ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आया होगा। ओके चलो, इस पर हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो अब हम देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक टॉपिक है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेकंड लास्ट टॉपिक है। उसके बाद है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आई होप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखते हैं, ठीक है। चलो, क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी? थोड़ा सोचो, वीडियो को रोको। जब भी मैं पूछता हूं कि भाई क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्या होता है मोमेंटम, तो ये सब सुनने से पहले एक बार वीडियो को रोको और सोचो कि भैया ये हो है क्या चीज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, चलो क्या है सेंटर ऑफ ग्रेविटी? देखो, हमें पता है कि बचपन से हम एक चीज पढ़ते आ रहे हैं, क्या, जब भी कभी आप कोई भी ऑब्जेक्ट आसमान में फेंकते हो तो वो नीचे गिरता है। क्यों गिरता है नीचे? क्योंकि भाई उस पर एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता है, ठीक है। हमने ये भी एग्जाम्पल देखे थे बचपन में कि अगर हम ऊपर एक तीसरे माले पे या बुर्ज खलीफा पे चढ़ जाते हैं और वहां से हम एक आदमी को फेंकते हैं या बॉल को फेंकते हैं और एक फेदर को फेंकते हैं, और अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी अगर लग रही है, तो वही फेदर इतना धीमे धीमे क्यों आता है और एक आदमी की बॉडी क्यों इतनी नीचे आ जाती है? इन सब पे क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो हमने वहां से एक कॉन्सेप्ट देखा था कि भाई फोर्स इसलिए आ जाता है क्योंकि उस आदमी का वेट ज्यादा है, और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता है वो आपके इक्वल टू वेट लगता है। क्यों? क्योंकि वो जो वेट होता है, क्या, वो जो आपका वेट होता है, दैट डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है? एम जी। हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी, ठीक है। चलो अब बात आती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। देखो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में फर्क नहीं है। आपका जो भी कोई बॉडी है, उस बॉडी के सेंटर पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता है उसी को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। बहुत सिंपल सी भाषा में समझो, ठीक है ना। कैसे, थोड़ा सा समझते हैं। मान ली एक बॉडी है आपकी, ठीक है, एक आपकी ये बॉडी है, ठीक है। अब इस बॉडी में बहुत सारे, बॉडी किसी न किसी चीज से बनी होगी, ठीक है ना। कुछ पार्टिकल्स है, मान लिया ये है आपका, मान लिया इसका W1, ये है आपका W2, ये है W3, ये है W4, ये है W5, ये मान लिया W6, ये हो गया W7, ये हो गया आपका W8। ऐसे बहुत सारे मान लिए, बहुत सारे वेट है। बात समझ में आ रही है? अब क्या हो रहा है, इस बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है, इस बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है। किधर लग रहा है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रहा है, ठीक है। इस पे क्या लग रहा है? एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है। यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका सबका एक वेट है, उन सब पे एक फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। तो जब ये बॉडी नीचे आती है, ठीक है, चलो हमने मान लिया कि इस भाई इस पे चलो, अब मान लिया कि जैसे आप, एक आदमी गिर रहा है, एक आदमी गिर रहा है नीचे, ठीक है। अब ऐसा कंसिडर कर लिया कि उसके एक हाथ में पत्थर बंधा हुआ है और एक हाथ में नहीं है, ठीक है। अब हमें हमें ये भी पता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी आदमी के वेट के हिसाब से लगता है, ठीक है। अब इस हाथ में पत्थर बंधा हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा? पत्थर कस के बंधा हुआ, तो क्या होगा? कभी ऐसा हुआ कि भाई वो हाथ नीचे आ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि वो हाथ नीचे आ जाए, इस तरीके से आदमी गिरे, ऐसा हो सकता है? हो सकता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जितने भी फोर्सेस है, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आदमी को हमने इस तरीके से फेंका, हमने आदमी को इस तरीके से फेंका, वो नीचे ऐसे ही गिरे, ठीक है। वो कभी, अक्सर करके आदमी कैसे गिरता है? हमारे बैक के जोर पे गिरता है, ठीक है। तो क्या होता है वहां से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मान लिया ये जो इसके W1 प्लस W2 प्लस W3, ये जो वेट है हमने उसको W8 तक मान लिया, ठीक है। इन सारे वेट का हमने जो सम मान लिया, ये मान लिया कैपिटल W। इतना वेट है उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है।
अब उस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, क्या है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, तो क्या बोलेंगे कि जो फोर्स किधर लग रहा है, ठीक है, तो वो फोर्स हम मान लेते हैं कि वो फोर्स लग रहा है इस सेंटर पे, इस सेंटर पे, यहाँ पे W, तो यहाँ पे आपका एक फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और हम उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैंने एक्सप्लेन किया, ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक डेफिनेशन। क्या है, जो भी मैंने अभी बताया वो इन वर्ड्स में लिखा हुआ है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट about which algebraic sum of all the particles constituting the body is zero। मतलब कि बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो पॉइंट होता है जहां पे कि बॉडी के सारे जो पार्टिकल हैं उन सारे पार्टिकल्स का जो सम होता है वो जीरो हो जाता है। समझो थोड़ा सा इस बात को, जैसे कि ये पेन है, ठीक है, अब ये पेन तो अगर गिर गया तो टूट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक, चलो इसी को पकड़ते हैं, जैसे ये पेन है या फिर कोई हमारा स्टिक होता है, ठीक है ना, हम क्या करते हैं उसको, स्टिक को ऐसे करके फिंगर पे कुछ इस तरीके से रख लेते हैं। अभी तो मैं नहीं रख पा रहा हूँ इसको, चलो कोशिश करता हूँ, फिर भी नहीं रखना नहीं आ रहा है। तो कोई भी स्टिक है, ठीक है, तो उस स्टिक का अगर हम एक सेंटर पे जाके पकड़ते हैं इस तरीके से, जब पकड़ते हैं इस तरीके से तो ना वो बैलेंस हो जाती है। तो वो जो उसका पॉइंट होता है वो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। क्यों उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, क्योंकि उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सारे पार्टिकल्स का जो सम है उस पॉइंट पे आके जीरो हो जाता है, ठीक है। तो मैंने वही ये सब लिखा हुआ है, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो उसको, ठीक है। अच्छा, अब मैं बताता हूं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो पहला तो पॉइंट आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ये हो जाता है कि जैसे जैसे आपका किसी भी बॉडी का शेप चेंज होता है वैसे वैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चेंज होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए बुक है, ठीक है, ये बुक है, बुक का अभी कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस तरीके का, अगर मैं इस बुक को पकड़ूंगा तो इसका कुछ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गिरना मत भाई, कुछ ये है, अभी ये यहाँ पे रुक गई, ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ ये, मतलब इसमें जितने भी बुक में पार्टिकल्स हैं इन सारा का जो वेट है इस पॉइंट पे आके जीरो हो जाता है, ठीक है। अभी इसका सेंटर ऑफ, बड़ी अच्छी रुक गई है, चलो अच्छी बात है, तो इस पॉइंट पे आके इसका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर मैंने मान लिया इस बुक को इधर से फाड़ दिया, इधर से फाड़ दिया, निकाल दिया, तो क्या होगा, क्या होगा, उसकी शेप चेंज हो गई। तो शेप चेंज होने की वजह से जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट इधर क्या लिखा हुआ है, पोजीशन, ये जो p टू दी पावर n लिखा है इसका मतलब होता है पोजीशन। ये राजू भैया का स्टाइल है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी ऑफ गिवन मास डिपेंड्स ऑन इट्स शेप, वो अपनी शेप पे डिपेंड करती है, चेंज हो जाती है जैसे जैसे आप बॉडी की शेप चेंज कर देते हो। और ऐसे समझते हैं जैसे कि ये आपका एक वायर है, ठीक है, ये आपका एक वायर है, ठीक है, मान लीजिए है आपका ए पॉइंट और ये है आपका बी पॉइंट, इसका मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये मान लिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये मान लिया, ठीक है। अब मैंने इसी वायर को क्या किया, बेंड कर दिया, अब क्या होगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां हो गया, बात समझ में आ रही है। चलो दूसरा पॉइंट समझते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आपका हमेशा विद इन द मटीरियल हो, इसको भी इसी पॉइंट समझते, यही समझते हैं। जैसे कि ये था, ठीक है, यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी विद इन द मटीरियल, मतलब वो मटीरियल के अंदर था, ठीक है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपने उसकी शेप चेंज कर दी, और अगर शेप मान लिया चेंज नहीं भी करी है, ठीक है ना, फिर भी कह सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो विद इन द मटेरियल नहीं है। तो ये क्या है, मैंने इसको चेंज कर दिया, फिर कोई हॉलो सिलेंडर है आपका, या फिर जो एंगेजमेंट रिंग होती है, ठीक है ना, जो वो जो एंगेजमेंट रिंग होती है उसका, या फिर कोई हॉलो सिलेंडर है ऐसा समझ लो, ठीक है, तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो मिडिल में होता है, तो क्या है वो विद इन द मटीरियल नहीं है। ये चीज बात समझ में आ गई। अच्छा, एक बहुत सिंपल सा पॉइंट है जो इतना जरूरी भी नहीं लगता मुझे, जैसे कि ये है अ बॉडी ऑफ वेट W, उसका वेट W है, कैन बी कंसिडर एज अ पॉइंट पार्टिकल ऑफ वेट W एट इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब कहने का क्या है,
जैसे मैंने यहाँ बताया था। इसका यहाँ पे कुछ वेट है, यहाँ पे एक कैपिटल W मान लिया, ठीक है ना, जो कि उन सारे वेट्स के बराबर है। और ये जो पॉइंट है वो क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो उसमें बोला गया है कि एक आपकी कोई बॉडी है जिसका वेट W है, तो हम उसको एक पॉइंट पार्टिकल कंसीडर कर सकते हैं। अगर उसमें पॉइंट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मानते तो उस पॉइंट पे हम उस पूरी बॉडी को एक पॉइंट पार्टिकल कंसीडर कर लेते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूं। तो ये था यहाँ तक हमारे, आज हमने एक्सप्लेन किया कॉन्सेप्ट ऑफ कपल, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कितने तरीके का होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। तो आज यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है।